नमस्कार। सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो योगी सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। इस मौके पर सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। 2017 में जनता ने बीजेपी को बम्पर बहुमत दिया था और उसके बाद सरकार ने 54 महीने में क्या क्या काम किया, उसका पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री बताएंगे, ताकि 6 महीने के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी कामयाबी के दम पर ही जनता के बीच जाया जा सके। न रुके, न डिगे, न थके। प्रदेश के हित के लिए कड़े से कड़े निर्णय लेने में और प्रदेश की जनता के लिए किसी भी स्थिति पे जाकर के उन कार्यक्रमों को लागू करवाने के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है। सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी नेता हर सेक्टर में बेहतर काम करने का दावा कर रहे हैं, मगर अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए चुनौतियां भी कई हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री अपने स्तर पर पूरा रिकॉर्ड कार्ड साझा करेंगे कि आपने समर्थन दिया, बदले में सुरक्षा का वातावरण देना हमारा कार्य है। ये 4.5 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं आज, और मैं आपसे कह सकता हूं 4.5 वर्ष में 1.5 वर्ष तो कोरोना ने खाए, मात्र 3 वर्ष हमें मिले थे। और इन 3 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर परिवर्तन हर एक स्तर पर देखने को मिला। परिवर्तन की बयार कितनी बही और चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा, ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जनता ही देगी। शायद इसलिए सीएम खुद ही मोर्चे पर डटे हैं। अगले 6 महीने प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कैसा राज चाहिए? दंगा मुक्त, भय मुक्त, विकास और ईमानदारी से प्रदेश के हित के बारे में सोचने वाली सरकार चाहिए, या दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित करने वाले वही भ्रष्ट, वही माफिया, वही पेशेवर वे लोग जिन्होंने प्रदेश की पहचान का संकट प्रदेश की जनता के सामने खड़ा किया था। चुनाव से पहले हर दल की अपनी अपनी तैयारी है, लिहाजा सत्ता पक्ष को भी अपनी उपलब्धियों के सहारे दोबारा सरकार बनाने की आस है। सरकार की ओर से तमाम दावे भी किए जा रहे हैं, मगर जनता क्या सोच रही है और चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसे लेकर अभी कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं सीएम योगी के अयोध्या दौरे की। तो अयोध्या में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिनों की बैठक आज अंतिम दिन है। इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में गोलबंद करने की रणनीति बनाई जा रही है। और सीएम योगी आज वाराणसी भी जाएंगे। सीएम योगी यहां पर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का कार्यक्रम है वाराणसी में, मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन है और इस मौके पर सीएम वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं। और आज ही मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत भी करेंगे। प्रदेश भर में सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। हम आपको बता दें, इसकी शुरुआत पीएचसी और सीएससी से होगी। वायरल फीवर के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। और वाराणसी से खबर है, यहां पर सॉल्वर गैंग का सरगना, नीट सॉल्वर गैंग का सरगना बेनकाब हुआ है। पटना का रहने वाला है नीलेश सिंह। पटना में डॉक्टर बनकर चलाता था गैंग। आरोपी नीलेश परिवार सहित फरार हो गया है। वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए अब इसको लेकर टीम बना दी है। बीएचयू की सॉल्वर छात्रा की पहले अरेस्टिंग हुई थी और इसी के बाद ये खुलासा हुआ है, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि नीलेश सिंह नाम का मास्टरमाइंड नीट सॉल्वर गैंग का सरगना है। पटना में डॉक्टर बनकर चलाता है गैंग। आरोपी नीलेश परिवार सहित इस वक्त फरार है और वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। बातचीत करने के लिए रवि पांडे इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक बड़ा खुलासा हुआ है और अब नीलेश को पकड़ने के लिए किस तरह से टीम गठित की गई है? जी देखिए, बड़े खुलासे के साथ साथ एक बड़ी सफलता भी मिली। जिस तरीके से नीट जैसे परीक्षाओं में, डॉक्टर बनने जैसे परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग का दबदबा था, वो इस गैंग से पता चला। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी होगी और वाराणसी पुलिस लगातार इसके सरगना के खोज में थी। तो नीलेश पटना का रहने वाला नीलेश है और नीलेश
एक पूरा गैंग चलाता है, यहाँ से लेकर वाराणसी, लखनऊ, पटना, यहाँ तक कि त्रिपुरा तक पूरा इसके तार जुड़े हुए हैं और बड़ा ही आलीशान जीवन जीता है नीलेश। बाकायदा वहाँ की जो उसकी कॉलोनी है पटना में, अपने आप को डॉक्टर बता करके ये अपना जीवन यापन करता है। लेकिन वाराणसी पुलिस इस तक पहुंच चुकी है, परिवार समेत नीलेश फरार है और वाराणसी कमिश्नर का दावा है कि टीम गठित कर दी गई और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है रवि कि सिर्फ 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो, त्रिपुरा तक इसके पूरे तार फैले हुए हैं, तो इस नीलेश की तो गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी वाराणसी पुलिस ने त्रिपुरा से संपर्क किया है, वहां पे भी छापेमारी की जाएगी और लगातार इसमें एक पूरा जो गैंग है, यानी कि एक बड़ा गैंग का खुलासा होता जा रहा है। अब तक शुरुआती दौर में जिस तरीके से 6 लोग इसमें पकड़े गए हैं, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि इससे भी कहीं ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लखनऊ, वाराणसी और त्रिपुरा और पटना तक इसके तार जुड़े हुए थे। नीट परीक्षाओं में साल्वर गैंग का जो दबदबा रहा है, साल्वर गैंग की जो इनका पूरा क्रिया चरित्र रहा है, वो सामने आ चुका। तो एक बड़े गैंग का खुलासा हो सकता है। तो बड़ी सफलता, बड़े गैंग का खुलासा और अब नीलेश जो मास्टरमाइंड है, जो गैंग का सरगना है, उसकी तलाश में पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। उस पर जमकर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को विकास में रुकावट डालने वाली पार्टी करार दिया। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार जो 70 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने महज 7 साल में कर दिखाया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि 2019 से पहले अमेठी में भी विकास ठप था, क्योंकि वहां गांधी परिवार ने सेवा की बजाय सिर्फ राज किया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी निशाने पर लिया। गलियारों में जहां पर सेवा का कभी भी हमें अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, उन मोहल्लों से, उन घरों से इस आवाज का उठना ही किसी क्रांति से कम नहीं था। और इस क्रांति के पीछे कारण क्या था? 5 दशक एक परिवार ने उस क्षेत्र पर राज किया। सेवा युवराज और युवरानी के कभी ये चिंता के विषय नहीं रहे, क्योंकि देश भर में अंधेरा रहा हो, उनके घर में 24 घंटे उजाला था। युवराज और युवरानी की चिंता कभी नहीं रही, क्योंकि देश भर में लोग पीने के पानी को तरसते हो, उनके घर में 24 नलके में से पानी का सोना बहता है। और इलाहाबाद के बीजेपी सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने बीएसपी के महिला सम्मेलनों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसपी में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि अगर महिलाओं का बीएसपी में कोई स्थान होता तो सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं मायावती की सरकार के दौरान नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती ने कभी भी महिलाओं के नेतृत्व और उनके विषयों को गंभीरता से नहीं लिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर महिलाओं के लिए स्थान होता तो सर्वाधिक महिलाओं पे बलात्कार मायावती जी के मुख्यमंत्री काल में ना हो। मुख्यमंत्री मायावती जी के आसपास आप कभी कोई महिला नहीं देखेंगे। उन्होंने महिला के नेतृत्व को, महिलाओं के विषयों को, स्वयं सहायता समूह को नहीं बनवाया, ना आर्थिक सशक्तिकरण किया, ना उनके लिए उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्था करी, ना ही महिला शिक्षा के लिए कोई योजना बनाई। और एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने राकेश टिकैत पर पलटवार किया है। ओवैसी ने खुद को बीजेपी का चचा जान बताए जाने पर पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि चचा जान की बातें करने वालों के दिलों में मुसलमानों को लेकर नफरत भरी है। स्टेट का मुख्यमंत्री अब्बा जान कहता है, वो क्या प्रधानमंत्री उससे मुत्तफिक है उनकी उस भाषा से? और क्या ये जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो चचा जान बोलता है, तो क्या वो भी उससे मुत्तफिक है? ये लोग रेडिकलाइज नहीं हुए क्या? ये भी रेडिकलाइजेशन है। तो प्रधानमंत्री से हम उम्मीद करते हैं कि वो इन तमाम रेडिकलाइजेशन को भी नोटिस लेंगे और इसका रोकथाम करेंगे। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।